वेलकम टू लोटस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का 44 मार्क्स कंटेंट करता है आपके सिलेबस में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि टोटल आपका मिला के 44 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो कैलकुलस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और कैलकुलस के बारे में मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा, ना किसी टीचर ने आप लोगों को बताया होगा, ना किसी आप लोग देख लीजिए यूट्यूब पर किसी भी टीचर ने ये कहानी आपको नहीं बताया जो कहानी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ये कहानी आपके सिलेबस से कोई रिश्ता नहीं है इस कहानी का, लेकिन अगर आप इस तरह की कहानी सुनकर इस चैप्टर के बारे में अगर इस तरह की बातें को जानकर अगर आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको उस चैप्टर में पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, उस चैप्टर को पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा और आप आसानी से बातें समझ पाएंगे। तो कैलकुलस वर्ड का मतलब क्या होता है? कैलकुलस वर्ड का मतलब क्या होता है? कैलकुलस का मतलब कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ कंटीन्यूअस चेन। ठीक है, तो इसमें मतलब स्टडी ऑफ कंटीन्यूअस चेन को ही क्या बोलते हैं? कैलकुलस। ठीक है, अब देखिए कैलकुलस का फादर कौन है, कैलकुलस का जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ कैलकुलस? तो बात आती है न्यूटन की। तो न्यूटन जो है वो कैलकुलस के फादर कहे जाते हैं। कैलकुलस का जो खोज था वो 17वीं सेंचुरी में ही हो चुका था। 17वीं सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ 17वीं सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी के अंतिम में, यानी 17वीं शताब्दी में ही कैलकुलस को खोज लिया गया था और उसका खोजने का पूरा श्रेय जाता है न्यूटन को। हालांकि पूरा श्रेय न्यूटन को तो नहीं आता, न्यूटन एंड लिबनिज नाम के एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, ठीक है, जिन्होंने बाइनरी सिस्टम को दिया, जिसपे कि आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंप्यूटर की नींव बाइनरी ऑपरेशन ने रखी थी। वो लिबनिज को उनका श्रेय पूरा जाता है और न्यूटन को तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो कैलकुलस का फादर न्यूटन को कहा जाता है, लेकिन कैलकुलस की खोज दोनों ने किया था, न्यूटन ने भी और लिबनिज ने भी। तो फादर सिर्फ न्यूटन को क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। आपको एक कहानी बताता हूं छोटा सा, कि 17वीं शताब्दी में, 17वीं सेंचुरी में लिबनिज नाम के साइंटिस्ट ने कैलकुलस का खोज किया था। उन्होंने सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस बनाया, डिफरेंशियल कैलकुलस का खोज किया, इजाद किया। उसके बाद 2 साल के बाद लिबनिज ने इंटीग्रल कैलकुलस बनाया, इंटीग्रल कैलकुलस का खोज किया। यानी कि सबसे पहले लिबनिज ने डिफरेंशियल कैलकुलस का खोज किया, उसके 2 साल बाद इंटीग्रल कैलकुलस का खोज किया। उसके बाद फिर 1 साल के बाद, लिबनिज के खोज करने के 1 साल के बाद न्यूटन ने एक बुक लिखा अपने बुक में, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये बुक है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये बुक है, न्यूटन ने लिखा। और इस बुक में न्यूटन ने लॉज ऑफ ग्रेविटी, केपलर्स लॉ और लॉज ऑफ मोशन, तीनों लॉज ऑफ मोशन इस बुक में लिखा और इसको कैलकुलस के तरीके से प्रूव किया। 1 साल के बाद सबसे पहले लिबनिज ने डिफरेंशियल कैलकुलस बनाया। डिफरेंशियल कैलकुलस का इजाद करने के बाद 2 साल के बाद लिबनिज ने ही इंटीग्रल कैलकुलस का खोज किया। उसके 1 साल बाद न्यूटन ने एक बुक लिखा, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखा, जिसमें लॉज ऑफ ग्रेविटी, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन और तीनों लॉ ऑफ मोशन का इसमें जिक्र किया और उसको कैलकुलस से प्रूफ किया। अब बात आ गई कि कैलकुलस का खोज किसने किया, पहले किसने किया, कॉपीराइट का अधिकार किसको है? तो न्यूटन और लिबनिज। तो ये विवाद जो है बढ़ता ही चले गया और आज भी यह प्रश्न बहुत ही पेचीदा है कि कैलकुलस का फादर कौन है। हालांकि इसको क्लियर कर दिया गया है कि कैलकुलस के फादर न्यूटन है, लिबनिज नहीं है, लेकिन 90 और भी साइंटिस्ट ने कैलकुलस पर बहुत ही अपना थ्योरी दिया, लेकिन न्यूटन एंड लिबनिज ने 90% थ्योरी दिया था। इसका खोज जो है, नींव जो है कैलकुलस का, वो न्यूटन एंड लिबनिज ने रखा, जो कि आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बन चुका है, बहुत ही डेवलप्ड ब्रांच बन चुका है मैथमेटिक्स का। ठीक है, इसको आज बच्चा जान रहा है कैलकुलस को, न्यूटन एंड लिबनिज। अब आपको लिबनिज की कहानी बताते हैं कि जब डिफरेंशियल कैलकुलस का खोज हुआ, उसके 2 साल के बाद लिबनिज ने इंटीग्रल कैलकुलस का भी खोज किया। उसके बाद न्यूटन ने एक बुक लिखा, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और उसमें उन्होंने कैलकुलस का वर्णन किया।
अब न्यूटन और लीबनिज में लड़ाई होने लगी कि नहीं, कैलकुलस का खोज मैंने किया है, कैलकुलस का खोज मैंने किया है। तो अब इसको ये विवाद जो है, ये विवाद चले गया द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, वो ये विवाद वहां चले गया। तब वहां पर क्या हुआ कि न्यूटन और लीबनिज में लड़ाई होने लगा और पूरे विश्व के, वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट थे वो दो भागों में बट गए। वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट थे वो दो भागों में बट गए। किसी ने न्यूटन का सपोर्ट किया तो किसी ने लीबनिज का सपोर्ट किया। किसी ने न्यूटन का सपोर्ट किया तो किसी ने लीबनिज का सपोर्ट किया। कहा जाता है लीबनिज के दोस्त बर्नौली, वो भी साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आप लोगों ने बर्नौली थ्योरम भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, और भी बहुत सारा थ्योरम उन्होंने दिया है। तो लीबनिज के जो दोस्त थे बर्नौली भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने न्यूटन को बार बार पत्र लिखा कि तुम स्वीकार कर लो कि ये कैलकुलस का जो इजाद है लीबनिज ने किया है, कैलकुलस का खोज लीबनिज ने किया है। लेकिन न्यूटन ने उसे बार बार धमकाते हुए कहा कि नहीं, आप उसके साथ उसकी दोस्ती को छोड़ दीजिए, कैलकुलस का इजाद मैंने किया है। उसके बाद फिर ये बात जब रॉयल सोसाइटी में गई तो रॉयल सोसाइटी के जितने साइंटिस्ट थे वो सब बैठे और नेशन प्राइड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कह दिया कि नहीं, न्यूटन जो है कैलकुलस के फादर है, न्यूटन इज द फादर ऑफ कैलकुलस। उन्होंने कहा न्यूटन ही कैलकुलस का इजाद किया है। लीबनिज को इसका श्रेय नहीं मिला और न्यूटन को रॉयल सोसाइटी का एक मेंबर भी बना दिया गया। ये न्यूटन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद फिर भी यह विवाद चलता रहा क्योंकि रॉयल सोसाइटी ने नेशन प्राइड को ध्यान में रखते हुए न्यूटन को फादर ऑफ कैलकुलस कर दिया। उसके बाद फिर कई दिनों के बाद रॉयल सोसाइटी यह भी समझ रही थी कि लीबनिज का जो थ्योरी है, मतलब लीबनिज का जो कैलकुलस का तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है न्यूटन से भी बेहतरीन था लीबनिज का तरीका। हालांकि कहा जाता है कि रॉयल सोसाइटी की तरफ से एक क्वेश्चन दिया गया था। एक क्वेश्चन ये था कि एक टावर है, इस टावर से बॉल को फेंकना है, उसका जो शॉर्टेस्ट तरीका है वो निकालने के लिए, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था। तो इसको न्यूटन ने एक सप्ताह के अंदर कैलकुलस के माध्यम से, मतलब कैलकुलस के तरीके से इसको सॉल्व किया था। इसलिए इसका फादर कैलकुलस को कहा जाने लगा, कैलकुलस का फादर न्यूटन को कहा जाने लगा। अब देखिए बात आ गई लीबनिज की। तो जब ये विवाद उठा तो रॉयल सोसाइटी ने भी ये एक्सेप्ट किया कि नहीं, लीबनिज का जो प्रोसेस है, कैलकुलस का जो थ्योरी है, लीबनिज का जो प्रोसेस है वो न्यूटन से कई गुना अच्छा है। ठीक है, फिर भी नेशन प्राइड को ध्यान में रखते हुए न्यूटन को ही फादर कहा गया। अब फिर रॉयल सोसाइटी बाद में इसके ऊपर स्टडी चलते रहा, ये विवाद बढ़ता गया। उसके बाद फिर जब फादर ऑफ कैलकुलस न्यूटन को कहा गया, उसके एक साल के बाद लीबनिज मर गए। और फिर बाद में रॉयल सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट किया। बाद में रॉयल सोसाइटी का जब और स्टडी हुआ इस मैटर पर तो कहा गया कि नहीं, और ऐसे भी पहले भी कहा जाता था कि न्यूटन और लीबनिज बहुत ही एक दूसरे के प्रशंसक थे, मतलब बहुत ही बढ़िया मित्र थे, फ्रेंड थे। और न्यूटन नए चीजों के बारे में लीबनिज को हमेशा पत्र लिख के बताते रहते थे। और यह भी बहुत साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया कि न्यूटन ने कैलकुलस के बारे में भी पहले लीबनिज को कुछ हिंट दिए थे और लीबनिज ने उसका गलत प्रयोग करके उसको एक अपने तरीका से उसको इजाद कर दिया, मतलब कैलकुलस का खोज खुद कर लिए। ठीक है, यह भी कहा जा रहा है। तो फिर क्या हुआ, रॉयल सोसाइटी ने जब आगे स्टडी किया तो कहा कि नहीं, कैलकुलस का खोज न्यूटन ने भी किया है और लीबनिज ने भी किया है। कैलकुलस का खोज न्यूटन ने भी किया है और लीबनिज ने भी किया है। तो कैसे? क्योंकि न्यूटन ने जो कैलकुलस का खोज किया था वो बेसिकली फिजिक्स वाला कैलकुलस था। जो कैलकुलस हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं वो फिजिक्स वाला कैलकुलस था। न्यूटन ने फिजिक्स को ध्यान में रखकर कैलकुलस का खोज किया था और लीबनिज ने मैथमेटिक्स को ध्यान में रखकर कैलकुलस का खोज किया था। दोनों सही थे, दोनों अपने ब्रांच में सही थे। कैलकुलस का खोज न्यूटन ने फिजिक्स के लिए किया था और लीबनिज ने मैथमेटिक्स के लिए किया था, ज्योमेट्री के स्टडी के लिए किया था। ठीक है, तो फिर भी जो है न्यूटन को नेशन प्राइड को ध्यान में रखते हुए फादर ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलस में आगे पढ़ेंगे
और इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत की बात है। मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का रहने वाला हूं, एक भारतीय हूं, क्योंकि भारत में इसका खोज 14वीं सेंचुरी में ही हो चुका था। मतलब विदेशी साइंटिस्टों ने, विदेशी वैज्ञानिकों ने इसका खोज 17वीं शताब्दी में किया, लेकिन भारत के साइंटिस्ट ने इसका खोज 14वीं सेंचुरी में ही कर चुके। भारत के साइंटिस्ट ने इसका खोज 14वीं सेंचुरी में ही कर चुका था। कौन साइंटिस्ट किए थे? तो केरल के थे माधव नाम के एक साइंटिस्ट थे, माधव और आर्यभट्ट और माधव, केरल के थे माधव। आर्यभट्ट को तो आप लोग जान ही रहे हैं। माधव और आर्यभट्ट ने मिलकर कैलकुलस का खोज 14वीं सेंचुरी में ही कर चुका था, लेकिन भारत में साधनों की कमी थी, इसलिए वो उसको बड़े पैमाने पर प्रकाशित नहीं कर पाए। और जब विदेशी वैज्ञानिकों ने 17वीं शताब्दी में न्यूटन एंड लीब्निज ने मिलकर कैलकुलस की नींव रखी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भारत में इसका खोज 14वीं शताब्दी में यानी 14वीं सेंचुरी में ही हो चुका था। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलस को आगे बढ़ाते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी जरूर समझ में आई होगी। अब मैं कैलकुलस को आगे बढ़ाकर आता हूं कंटिन्यूटी में। तो चलिए अब हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यूटी नाम से ही क्लियर है कि कंटिन्यूअस से कुछ रिलेटेड है। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, इसका डिफिनेशन जानते हैं। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, a real function fx is said to be continuous at a point of its domain if limit x tends to a fx exists and equals fa। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल एग्जांपल के साथ टू गेट अ फील ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का फील लेने के लिए हम लोग इनफॉर्मल एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इनफॉर्मल एग्जांपल, कोई मैथमेटिकल डिफिनेशन नहीं है, ये इनफॉर्मल एग्जांपल्स है आपको समझने के लिए। fx 1 होता है when x is less than equal to 0 और 2 when x is greater than 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ है, ठीक है, x y when x is less than equal to 0, यानी x जब निगेटिव हो, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, x जब निगेटिव हो तो उसका वैल्यू कितना 1, मतलब ये कोई पॉइंट है 0 1। ठीक है, ये कोई पॉइंट है 0 1, इसका वैल्यू फंक्शन का है। ठीक है, और फिर x इज ग्रेटर देन 0 पर उसका वैल्यू हो जाता है 2, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 पर उसका वैल्यू हो जाता है 2। ये कोई पॉइंट है 0 2। ठीक है, अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पर उसका वैल्यू होता है 1, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर, ये ओरिजिन है, x इज इक्वल टू 0 पर उसका वैल्यू होता है 1, और यहां पर 2 को हम लोग ऐसे कर देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर डॉट इसलिए दिए हैं क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर वो फंक्शन का वैल्यू 1 है, इसलिए यहाँ पर डॉट दिया है और यहाँ पर डॉट नहीं दिए। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 11th में 12th में, जब फंक्शंस या ग्राफ्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में। तो देखिए इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑफ कोर्स डिफाइंड ऑन एवरी पॉइंट ऑफ रियल लाइन। ये रियल लाइन के सभी पॉइंटों पर ये डिफाइन है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? फिर भी क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? ये रियल लाइन के हर एक पॉइंट पर डिफाइन है, हर एक पॉइंट पर इसका वैल्यू आता है, किसी भी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड नहीं है। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो कंटिन्यूअस का एक सरल सहज डिफिनेशन ये है, अगर आप सही अपने भाषा में, तो जिस फंक्शन के ग्राफ को आप बिना पेन उठाए, कॉपी से बिना पेन उठाए अगर आप उस ग्राफ को बना देते हैं, कॉपी पर उस फंक्शन के ग्राफ को बना देते हैं, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। अब देखिए इस फंक्शन को देखिए, क्या इस फंक्शन को आप यहां तक तो बना देंगे, लेकिन यहां पर आपको पेन उठाना पड़ जाएगा, यहां लाना पड़ेगा तब बना सकते हैं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी जिस पॉइंट पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये x = 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं fx। ठीक है, fx हो जाता है 2 when x is equal to 0 और 1 when x is not equal to 0।
ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। fx हो जाता है 2 when x is equal to 0 और 1 हो जाता है when x is not equal to 0। इसका ग्राफ बनाते हैं x y, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। x is not equal to 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है 1, मतलब x is not equal to 0 मतलब x का 0 छोड़कर किसी भी वैल्यू पर उस फंक्शन का वैल्यू हो जाता है 1, मतलब ऐसा ये कोई पॉइंट है 0 1, इसका फंक्शन का वैल्यू हो जाता है और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन का वैल्यू 1 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देंगे और इसका वैल्यू वहां पर हो जाता है 2x इज इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू हो जाता है 2 0 2। ठीक है, अब देखिए इसको fx का वैल्यू हो जाता है 2x इज इक्वल टू 0 पर fx का वैल्यू कितना है 2 और x इज नॉट इक्वल टू 0 पर fx का वैल्यू कितना है 1। अब देखिए ये फंक्शन भी हर एक पॉइंट पर रियल लाइन के हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है, लेकिन क्या ये कंटीन्यूअस है? तो देखिए यहां तक हम इसको बनाते हैं, यहां पर बनाए, यहां पर हमको पेन उठाना पड़ जाता है और यहां पर 2 पर आना पड़ जाता है, फिर यहां पर ये देखिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है एट x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको हम ये था किताबी डिफिनेशन, ठीक है, और ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, आपको मैं आशा करता हूं कि आपको भली बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, a real function f(x) is said to be continuous at a point of its domain if limit x tends to a f(x) exists and equals f(a). ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि लिमिट f(x) x tends to a एग्जिस्ट होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट करता हो उस पॉइंट पर, लिमिट x टेंड्स टू a मतलब a कोई पॉइंट है, एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a, लिमिट f(x) x टेंड्स टू a एग्जिस्ट करता हो और वो किसके बराबर हो? उस फंक्शन के वैल्यू पर, उस पॉइंट पर उस फंक्शन के वैल्यू पर बराबर हो, मतलब लिमिट f(x) x टेंड्स टू a इज इक्वल टू f(a). ठीक है, इसके बारे में अगर इसको और आगे बढ़ाया जाए, हम लोग जानते हैं, आपको लिमिट में बताए भी थे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल टू f(a) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x). ठीक है, ये बात आती है, मतलब ये कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा हो, जो फंक्शन ये कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा हो, फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a पर। ठीक है, इसको भी हम और अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, यही किताब की बातें। अब को मैं दूसरी बातें बताता हूं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ठीक है, ए फंक्शन कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट या कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, यहीं पर कर देते हैं, कंटिन्यूटी आप लोग लगा लीजिए, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं, ए फंक्शन f(x) is said, a function f(x) is said to be continuous, a function f(x) is said to be continuous at x is equal to a, a function f(x) is said to be continuous at x is equal to a if for a given epsilon greater than 0 there exists, इसको there exist का साइन बोलते हैं, there exists a positive number delta greater than 0 such that आपको लिमिट में भी हम ऐसा ही डिफिनेशन बताए थे, a function f(x) is said to be continuous at x is equal to a for a given epsilon greater than 0 where exists a positive number delta greater than 0 such that mod of f(x) minus f(a) is less than epsilon। ठीक है, whenever x minus a is less than delta, इसको हम लोग स्टार कर देते हैं। तो देखिए ये है डिफिनेशन कंटीन्यूअस का, ए फंक्शन f(x) is said to be continuous। आप लोगों को लिमिट में हम समझाए भी थे, लिमिट में सेम डिफिनेशन था लिमिट का भी,
A function f(x) is said to be continuous at x is equal to a if for a given epsilon greater than 0 there exists a positive number delta जो है, अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है डेल्टा जो कि पॉजिटिव नंबर है और ग्रेटर देन 0 मतलब बहुत सी छोटा नंबर है, और fx माइनस fa का जो डिफरेंस है उसका जो मैग्नीट्यूड है डिफरेंस का वो एप्सिलॉन से छोटा हो व्हेनेवर x माइनस a डेल्टा से छोटा हो, मतलब डिफरेंस। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं हम लोग, इसको ऊपर लिख लेते हैं। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। और मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपका पूरा जो क्लास 12 का जो सिलेबस है कैलकुलस का, उसका एक भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को मैं बहुत ही डीपली जाके बता रहा हूँ, हालांकि क्लास 12 में इतनी बातें नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी सवाल में फंसे नहीं, चाहे वो सवाल कितने भी हायर लेवल का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल हो, फिर भी आप नहीं फंसे। ठीक है, तो हालांकि एनसीईआरटी तो तुरंत बन जाएगा। एनसीईआरटी अगर मैं आपको सवाल बताना शुरू से 1 नंबर से अगर सिर्फ सवाल सिखा दूं तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, एनसीईआरटी बन जाएगा, RS बन जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको थ्योरी पर एक अच्छा पकड़ होना चाहिए, जिससे कि आप अपना ट्रिक इजाद कर सकते हैं, आप अपना ट्रिक खुद का ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है बेसिकली ट्रिक पर बेस्ड है। ठीक है, मैथमेटिक्स बेसिकली ट्रिक पर बेस्ड है। आप अगर इसको जितना समझते हैं, जितना आप इसके डीपली जाते हैं, जितना हर चीजों को समझते हैं, फिजिकली समझते हैं, उतना जल्दी आप सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाले थे अभी, fx माइनस fa का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, इसको हम लोग स्टार माने थे। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखिए यहां पर भी लिमिट की तरह दो केसेस उठती हैं। पहला केस, केस 1, पहला केस, केस 1 में क्या देखेंगे कि ये जो मोड है fx माइनस fa का जो मोड डिफरेंस का जो मोड है वो fx माइनस a अगर when fx माइनस fa, when fx माइनस fa जो है मेरा लेस देन 0 होगा, अगर fx माइनस fa मेरा लेस देन 0 होगा, अगर fx माइनस, पहले इसको ग्रेटर देन वाला ही ले लेते हैं, दोनों केस लेंगे, लेस देन वाला बाद में सेकंड केस लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो fx माइनस fa अगर मेरा 0 से बड़ा हो, मतलब कि उस दोनों का डिफरेंस मेरा पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा इन द सेंस कि वो उसका डिफरेंस पॉजिटिव हो, मतलब fx माइनस fa का अगर डिफरेंस मेरा पॉजिटिव हो तो फिर इसका मोड क्या बन जाएगा, when fx माइनस fa is greater than 0 then mode of fx माइनस fa, then mode of fx माइनस fa जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, fx माइनस fa हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर मेरा fx माइनस fa का डिफरेंस 0 से बड़ा होगा तो उसका मोड हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। नो स्टार बिकम्स, अब स्टार क्या बन जाएगा, नो स्टार बिकम्स सुपर स्टार। fx माइनस fa हो जाएगा, वहां पर देखते हैं, इसको बैठाते हैं, fx माइनस fa ये जो है इसका पहले मोड था, अब ये हो जाएगा fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, ये पॉजिटिव है। यहाँ हम लोग देखें केस 1 लिए हैं, केस 1 में ये पॉजिटिव है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, fx को उधर भेज देंगे, fa को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा fa प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, fa प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, इसको हम लोग fa प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं केस 2 पर, इसके बाद हम लोग आते हैं केस 2 पर, सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, एक में पहले केस पहला वाला केस में इसका डिफरेंस पॉजिटिव ले लिया, ऑब्वियसली सेकंड वाला केस में इसका डिफरेंस नेगेटिव लेना होगा। सेकंड केस में क्या हो सकता है कि सेकंड केस में क्या होगा, व्हेन fx माइनस fa का जो डिफरेंस है वो लेस देन हो जाएगा 0, मतलब निगेटिव हो जाएगा। तो उसके बाद देखते क्या होता है कि व्हेन fx माइनस fa का डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा तो मोड में यहां पर क्या निकल जाएगा, माइनस, मतलब then mode of fx माइनस fa, then mode of fx माइनस fa जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस fx माइनस fa हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगर वो माइनस हो गया, नो स्टार बिकम्स, नो सेकंड केस में नो स्टार बिकम्स,
नो स्टार बिकम्स को जल्दी से खींचना है। नो स्टार बिकम्स माइनस, नो स्टार बिकम्स मतलब ये जो है मोड वाला जो है एफ एक्स माइनस एफ ए जो है वो बिकम्स हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। अब ये जो नो स्टार बिकम्स क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। ये माइनस को गुना करेंगे तो आप लोगों ने क्लास 11th के लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा होगा, क्लास 11th के लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा होगा। जब माइनस को उस साइड भेजते हैं तो ये वाला साइन मेरा चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जब माइनस को इधर भेजेंगे तो -1 से अगर दोनों साइड गुना कर दिए, -1 से दोनों साइड अगर गुना कर दिए तो ये वाला माइनस घट के इसमें लग जाएगा और इसका साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एफ एक्स फिर माइनस एफ ए को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। ये दो केस आ गए। अब दो केस आ गया, इस दोनों केस पे विचार करते हैं, ठीक है। ऊपर मिटा देते हैं। अब इसी दोनों केस पर हम लोग विचार करेंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा इसको। इसी केस पर हम लोग विचार करेंगे, इसी दोनों केस पर, ठीक है। पहला और दूसरा केस पर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वे हम लोग 1 और एक पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से पाते हैं कि देखिए अब एफ एक्स क्या है, एफ ए प्लस एप्सिलॉन से छोटा है और एफ ए माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एप्सिलॉन। मतलब एफ ए माइनस एप्सिलॉन से एफ एक्स बड़ा है और एफ ए प्लस एप्सिलॉन से एफ एक्स छोटा है, ठीक है। यहां तक समझ गए, क्लियर हो गया बात। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई फंक्शन है एफ ए, कोई फंक्शन है एफ एस का वैल्यू है, उसका एफ ए जो है वो 4 माइनस एप्सिलॉन से उसका वैल्यू बड़ा है। एप्सिलॉन कोई बहुत छोटा नंबर है, 4 माइनस एप्सिलॉन से उसका एफ ए का वैल्यू बड़ा है और 4 प्लस एप्सिलॉन से उसका वैल्यू छोटा है, 4 प्लस एप्सिलॉन से उसका वैल्यू छोटा है। ध्यान से सोचिए, फिजिकली देखिए कि कोई वैल्यू एफ ए है, 4 के छोटे से नंबर से उसका वैल्यू बड़ा है और 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर से उसका वैल्यू छोटा है। मतलब 4 माइनस एप्सिलॉन से उसका वैल्यू बड़ा है और 4 प्लस एप्सिलॉन से उसका वैल्यू छोटा है। तो कहीं ना कहीं ये बात लग रहा है कि 4 माइनस एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटा नंबर है, 4 माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और 4 प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। तो आपको ये लग रहा होगा और ये हकीकत भी है कि इसका वैल्यू एफ ए का वैल्यू जो है वो 4 है, लेकिन अप्रॉक्स इसमें अप्रॉक्स में उसका वैल्यू 4 है। हम कह सकते हैं कि एफ ए का वैल्यू अप्रॉक्स में 4 है, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसी अप्रॉक्स को लिमिट कहा गया है, आप लोगों को लिमिट में बताए भी थे, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है। ये एक कंडीशन हम लोग यहां से निकाल लिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार, इसको हम लोग डबल स्टार कर देते हैं, स्टार को वहां तो ले लिए थे। अब देखिए यहां तक बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। इसमें आते हैं 9 फ्रॉम डबल स्टार we conclude that not from double star we conclude that limit f x tends to a minus is equal to f a is equal to limit f x tends to a plus, ठीक है। यहां तक बात, इसको हम लोग कह देते हैं ट्रिपल स्टार। तो ट्रिपल स्टार इक्वेशन मान लिया, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग यहां तक बात को जान गए। अब इसके बाद आपको हम अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बताएंगे और ये क्लास बहुत ही लंबा हो गया, तो आई होप कि हम लोग को यहां पर ही रुक जाना चाहिए। और अब इसके बाद आप लोगों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।